नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित। शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। लोकसभा में विदेश मंत्री देंगे पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत सरकार की नजर। नागर विमानन मंत्रालय ने 9 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 78 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की। 10 से 18 मार्च के बीच होगा फ्लाइट्स का संचालन। और भारत ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार बना T20 विश्व कप चैंपियन। घरेलू मैदान पर खिताब जीतने वाली बनी पहली टीम। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बजट वेबिनार के जरिए शिक्षा, कौशल और क्रिएटर इकोनॉमी का रोड मैप साझा करेंगे। 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब्स की स्थापना जैसे बड़े फैसलों पर केंद्रित ये चर्चा युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के बाद आयोजित एक खास वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का विषय होगा सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप। वेबिनार में केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, स्टार्टअप और छात्र शामिल होंगे। सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा, कौशल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में घोषित योजनाओं को जमीन पर कैसे लागू किया जाए। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बजट में की गई पहलों के पीछे की सोच और उनके महत्व को बताएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बजट में घोषित उस योजना पर चर्चा होगी जिसके तहत देश के 15,000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसका मकसद रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मजबूत करना और तेजी से बढ़ रही ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कुशल क्रिएटर्स तैयार करना है। समापन सत्र में वेबिनार के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया जाएगा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार से एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स पहल को लागू करने के लिए उपयोगी सुझाव और सहयोगात्मक रणनीतियां तैयार होने की उम्मीद है। इस पहल का मकसद युवा भारतीयों को रचनात्मक और डिजिटल कौशल से लैस करना है। साथ ही भारत को एवीजीसी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इस वेबिनार को संबोधित भी करेंगे। वहीं अगर बात की जाए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जो कि आज से शुरू हो रहा है, ये चरण अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगा। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का संकल्प लाने की अनुमति ली जाएगी। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये संकल्प रखेंगे। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। वहीं लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ संकल्प से पहले पीएम मोदी स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि ओम बिरला संविधान को पूरी तरह समर्पित हैं और संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। वो किसी को अपमानित नहीं करते।
साथ ही सबके कड़वे बोल भी वो झेल लेते हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले सत्र के दौरान विपक्ष के आरोप पर उच्च नैतिकता का उदाहरण देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर नहीं बैठने का फैसला किया। इसके अलावा लोकसभा में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान देंगे। वहीं राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोनों सदनों में प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शून्यकाल में सांसद लोकहित के मुद्दे उठाएंगे। और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की भी, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की पूरी टीम आज कोलकाता में उच्च स्तरीय बैठक करेगी। आयोग की बेंच सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सिलसिलेवार मिलेगी, जिसमें हर दल को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का समय दिया गया है। इससे पहले रविवार देर शाम कोलकाता पहुंचते ही टीम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के साथ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बैठक की थी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियों की जमीनी समीक्षा करना है। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दौरे की शुरुआत कालीघाट स्थित शक्तिपीठ के काली मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन पूजन के साथ की। जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो वह टीएमसी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूजा के बाद मंदिर से बाहर आकर ज्ञानेश कुमार ने कहा, मां काली सबका भला करें। उन्होंने कहा कि देवी काली सभी को आशीर्वाद दें। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली मां सबइन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। तो पश्चिम बंगाल में पहले एसआईआर को लेकर विरोध और अब सीईसी पहुंचे हैं तो उनको भी इस विरोध का सामना वहां करना पड़ रहा है। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। और आइए बात कर लेते हैं भारत की जीत को लेकर भी। जी हाँ, भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। मैच में भारत के 255 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 2 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने सबसे ज़्यादा, आपको बता दें, 3 T20 विश्व कप अपने नाम किए हैं और लगातार दूसरी बार T20 का खिताब अपने नाम किया यानी जीता है। वहीं T20 विश्व कप इतिहास में न्यूजीलैंड को पहली बार यहां शिकस्त भी दी है। इससे पहले भारत को अगर बात की जाए तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने फॉर्म में वापसी की और 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 21 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन की पारी खेली। संजू के साथ मिलकर अभिषेक ने 43 गेंद में 98 रन की ओपनिंग साझेदारी की। संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 105 रन की साझेदारी निभाई।
संजू सैमसन ने लगातार तीसरा अर्धशतक भी लगाया। वहीं ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाने में वो सफल रहे। सैमसन ने 46 गेंद में 89 रन बनाकर वो आउट हुए, जबकि ईशान की अगर बात की जाए वो 54 रन की उन्होंने पारी खेली। हार्दिक 13 गेंद में 18 रन बना सके, जबकि सूर्य कुमार बिना खाता खोले आउट हुए। शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने 5 विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफलता पाई। ये T20 विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के खिताब जीतते ही खेल प्रेमी जश्न में डूब गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी किस तरीके से मनाई गई, इस तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। कई जगह आतिशबाजी की गई तो हर एक जगह तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। लोग नाचते गाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी किस तरीके से सिलीगुड़ी, कानपुर, जम्मू, गुजरात, अमृतसर और चंडीगढ़, देश भर से इस तरह की जो तस्वीरें हैं जश्न की वो नजर आईं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ा आया। तो पेपर में इंडिया का टीम बहुत स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, सो वी वर प्रेटी कॉन्फिडेंट इंडिया जीतेगा। और जो अहमदाबाद स्टेडियम पे जिंक्स जो था कि इंडिया हमेशा हारता था, वो फाइनली बैड लक निकल गया एंड इवेंचुअली वी हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस अगेन। फाइनल उसका जैसे धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 में वो पारी बचा के रखे थे, वैसे ही अभिषेक ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए पारी बचाई थी। जब भी अभिषेक चलता है तो वन साइड ही होता है मैच। हमने टोटल एक रिकॉर्ड बना दिया है, सारे ऑड्स के अगेंस्ट हम जीते हैं, जिसको कोई नहीं कह रहा था कि कभी अपने शहर अपने देश में नहीं जीते, खुद नहीं जीते, अपने घर में नहीं जीते, लगातार 2 ट्रॉफी नहीं जीते, सारे रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बना दिया। हम पंजाब से स्पेशल आए हैं सपोर्ट करने और हमें डिसअपॉइंट नहीं करा है टीम इंडिया ने और हम जीत चुके हैं। हिस्ट्री रिपीट कर दिया, हिस्ट्री डिफीट कर दिया। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ICC पुरुष T20 विश्व कप शानदार अंदाज में जीतकर इतिहास के कई शिखर छूने वाली टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत को यह गौरव प्राप्त है कि वह 3 बार यह खिताब जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। साथ ही लगातार 2 बार विश्व कप जीतने वाली भी ये पहली टीम है। इस उपलब्धि से हमारे क्रिकेट प्रेमी देशवासियों को अपार खुशी और गर्व की अनुभूति हुई है। यह हमारे युवाओं में मौजूद समृद्ध प्रतिभा का भी प्रमाण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। इस सामूहिक विजय के लिए टीम के हर खिलाड़ी, पूरे प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ को सर्वोच्च प्रशंसा मिलनी चाहिए। मैं भारतीय क्रिकेट टीम को भविष्य में भी निरंतर सफलता और गौरव की कामना करती हूं। और न्यूज़ 10 में हम यहां रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान। सीधा रुक कर लेते हैं उस वेबिनार को। यहाँ प्रधानमंत्री अब संबोधित करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद तथा इस वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबका साथ सबका विकास, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल की भावना से प्रेरित इस पोस्ट बजट वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज आयोजित इस वेबिनार में शिक्षा,
स्वास्थ्य, पर्यटन तथा आतिथ्य से संबंधित कुल 22 बजट घोषणाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए 16 ब्रेकआउट सेशन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लगभग 193 विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत के हम सभी के संकल्पों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समावेशी विकास और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। साथियों, बजट के बाद वेबिनार की इस सीरीज में आज चौथा और अहम वेबिनार है। फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी जन आकांक्षाओं की पूर्ति। ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प भी है। इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, ऐसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन विषयों से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मेरे युवा साथी, आप सभी के विचार और सुझाव बहुत अहम है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। साथियों,
इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। साथियों, पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा, शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का ये नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है, उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को निरंतर आधुनिक बनाए रखना है, अपग्रेड करते ही रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस तैयार कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहें। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। साथियों, देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारे इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज इस वेबिनार में देश के अनेक शिक्षाविद और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार में अपने कैंपस को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च ड्रिवन लर्निंग, उसको केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जरूर मंथन हो। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा और स्किल इकोसिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, एक बहुत अहम विषय है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस क्षेत्र में ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। साथियों, युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब वह स्वस्थ भी हो, अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास से भरी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने
देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। देश भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस वेबिनार में आप सभी कुछ सवालों पर जरूर मंथन करें, जैसे छोटी छोटी जगहों से भी प्रतिभाओं की पहचान को और सटीक कैसे किया जाए, हजारों खिलाड़ियों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट में सुधार कैसे हो, और तीसरी अहम बात, हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज को और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। अगले कुछ वर्षों में देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। देश ओलंपिक आयोजन के प्रयास में जुटा है। ऐसे में हमें आज कम आयु के खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें तराशना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहरा पाएगा। साथियों, टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, आप सभी इस वेबिनार में भारत के टूरिज्म इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच पर जरूर चर्चा करें। ट्रेन गाइड्स, हॉस्पिटैलिटी स्किल्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वच्छता, टूरिज्म और इनसे जुड़े विषयों पर आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया मिलकर काम करते हैं तो परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। बजट के बाद वेबिनार की जो ये सीरीज हुई है, मुझे विश्वास है उससे आने वाले समय के लिए ठोस दिशा मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों से विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी। और साथियों, ये बड़ा सुखद अनुभव है कि वेबिनार की परंपरा के कारण पोस्ट बजट और खास करके इम्प्लीमेंटेशन कर मुझे जो बताया गया कि इस वर्ष लाखों की तादाद में लोग जो इन विषयों से जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उसके लाभार्थी भी हैं, उसकी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, यानी एक प्रकार से जो लोग ड्राइविंग फोर्स हैं, वे सभी लोग बड़ी सक्रियता के साथ वेबिनार में जुड़े। हमारे अफसर मुझे बता रहे थे कि बहुत उत्तम सुझाव आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव आ रहे हैं। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान ही नहीं, नई ऊर्जा, नई गति के साथ आगे बढ़ने का हौसला भी देखने को मिलता है। मैं कहता हूं कि वेबिनार का बहुत ही सुखद अनुभव है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी वेबिनार में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से भारत की जो युवा शक्ति है वो कैसे लगातार भारत को विकसित भारत विजन की तरफ लेकर जाएगी। उन्होंने बताया कि जब हम शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ लगातार बदलाव हो रहा है और उसी बदलाव की भी आवश्यकता है। जो लगातार सरकार ने रिफॉर्म किए हैं उनकी आवश्यकता है। और क्या कुछ खास कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके संबोधन की बड़ी बातें जो हैं वो आपको हम बता देते हैं। ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जिक्र किया हर एक क्षेत्र को लेकर, क्या कुछ वो बड़ी बातें रहीं, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान जो बातें कही हैं, खासतौर से भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के विशाल विजन पर काम कर रहा है। देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि इकॉनमी को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। और अब हम देखते हैं किस तरीके से हर एक क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का भी लाभ लोग ले रहे हैं। हमारा योग और आयुर्वेद दुनिया के कोने कोने तक लोकप्रिय हुआ है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि एयर इकॉनमी के लिए एक नया ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम संभावनाएं हैं, रोजगार के अवसर हैं युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश का युवा कुछ नया कर गुजरना चाहता है। एक नए माइंडसेट के साथ जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को लगातार अपग्रेड करते रहना है, जिससे ना सिर्फ जो आधुनिक तकनीक की बात की जाए जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उसका लाभ युवाओं को मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत एवीजीसी को बढ़ावा दे रहा है, यानी खासतौर से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और इसके साथ साथ कॉमिक्स को किस तरीके से बढ़ावा देते हुए उसका एक सही सदुपयोग जो है वो हम कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया स्टेम को लेकर भी कि कैसे जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत में बेटियों की जो रुचि है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, जो कि वुमेन लेड डेवलपमेंट में जब हम देखते हैं वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण। साथ ही खेलो इंडिया जैसे आयोजनों ने देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहीं, बताया किस तरीके से हर एक क्षेत्र में जो भारतीय युवाओं की प्रतिभा है वो उभरती नजर आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है जब पूरी इकॉनमी की हम बात करते हैं, उस लिहाज से बेहद ज़रूरी, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे न्यूज़ पंच में क्या है खास। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल।